इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। क्या नाम है चैप्टर का आपने? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। देखिए, प्रोसेस, राइट, इलेक्टोरल प्रोसेस। एक्चुअल में सीबीएसई में इसका नाम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, स्टेट बोर्ड में इलेक्टोरल प्रोसेस। चल ठीक। कल हमने पढ़े थे इलेक्शन कमीशन के फंक्शंस के बारे में। क्या पढ़ा था? राइट, फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन। देखिए प्लीज, फंक्शंस। नाउ what are the functions of ECI? चलिए, तो कल कौन से फंक्शंस पढ़े थे हमने? नंबर 1, preparing the voters list, है ना? ओके, नेक्स्ट क्या था? ओके, डिसाइडिंग द टाइम टेबल। राइट, थर्ड वन, नॉमिनेशन, है ना? नॉमिनेशन। नंबर 4, स्क्रूटनी, है ना? एंड नंबर 5, इलेक्शन कैंपेन, है ना? इलेक्शन कैंपेन में हमने क्या पढ़े थे? कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, राइट? तो कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? कोड ऑफ कंडक्ट आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलोड वेरी स्ट्रिक्टली बाय द पॉलिटिकल पार्टीज एंड द कैंडिडेट्स एंड इवन बाय द सिटीजन्स। ठीक है, तो कौन से रूल्स फॉलो करने होते हैं? पहला, दैट पॉलिटिकल पार्टीज विल नॉट यूज रिलीजियस प्लेसेस, है ना? पॉलिटिकल पार्टीज विल नॉट यूज रिलीजियस प्लेसेस फॉर द कैंपेन, है ना? अच्छा, दूसरा क्या था? पॉलिटिकल पार्टीज मजहबी मुकामात का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मजहब के नाम पर, जात के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे। अच्छा, एक और चीज, सरकारी अफसरान का गलत इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। गवर्नमेंट ऑफिसर्स विल नॉट बी मिसयूज्ड, गवर्नमेंट फैसिलिटीज विल नॉट बी मिसयूज्ड। आपको मालूम है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसिलिटीज दी जाती है मिनिस्टर्स को और दूसरे एमएलए और एमपीज को, इलेक्शन के टाइम पे वो सारी फैसिलिटीज वापस ले ली जाती है। अब इलेक्शन कैंपेन होता है, कैंपेन में क्या होना चाहिए हमने क्या डिटेल में पढ़ लिया। अब कैंपेन के बाद क्या होता है? द नेक्स्ट प्रोसेस इज वोटिंग। क्या होता है? वोटिंग होता है। वोटिंग यानी कि राय दही, ठीक है? तो टाइम टेबल के हिसाब से जिस दिन भी वोटिंग होती है उस दिन सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, बात समझ में आ रही है? सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक क्या होता है? वोटिंग होती है। बूथ वाइज वोटिंग होती है। स्कूल्स, कॉलेजेस, गवर्नमेंट ऑफिसेस, इनको पोलिंग बूथ बनाया जाता है और इन पोलिंग बूथ पर लोगों के नाम होते हैं और जिसका जिस पोलिंग बूथ पर नाम होगा उसको वहां जाकर वोट करना होता है। ठीक है, वोटिंग के टाइम पर क्या होता है कि वोटर्स को अपने साथ में एक पोलिंग चीट आती है। वो पोलिंग चीट पर आपका नाम, योर नेम, योर लिस्ट नेम, आपका जो लिस्ट होती है आपकी, वो लिस्ट में वो लिस्ट नंबर होता है ना? और उसके अलावा पोलिंग चीट के अलावा वोटर्स को अपने साथ एक गवर्नमेंट का आईडी कार्ड साथ में ले जाना होता है। इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड प्रिफर किया जाता है कि इफ यू ब्रिंग द इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड और द वोटर आईडी कार्ड सो दैट इज गुड। लेकिन आप गलती से भूल गए और आपके पास आधार कार्ड है तो वो भी एक्सेप्टेबल है। यानी कि वोटर आईडी कार्ड अगर आप नहीं भी ले जाते हैं इलेक्शन के दिन वोट करने के लिए
तो किसी भी गवर्नमेंट के आईडी कार्ड को दिखाकर आप वहां पर वोटिंग कर सकते हो, जिसमें आप पासपोर्ट दिखा सकते हो, पैन कार्ड दिखा सकते हो, आप आधार कार्ड दिखा सकते हो, लेकिन वो आईडी कार्ड गवर्नमेंट का होना चाहिए। और दूसरी बात, जो आईडी कार्ड आप दिखा रहे हो उसमें जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन आपकी वोटर लिस्ट से मैच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आधार कार्ड पे कुछ अलग नाम है और वोटर लिस्ट में कुछ अलग नाम है। अगर ऐसा होता है तो फिर वोट करने का मौका नहीं दिया जाता। जब वोट किया जाता है ईवीएम मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। व्हाट इज ईवीएम? मैं आपको बताता हूँ। ईवीएम पर वोट किया जाता है एंड आफ्टर वोटिंग थ्रू ईवीएम एक इंक आपके फिंगरप्रिंट पर क्या की जाती है? अप्लाई की जाती है। तो वो इंक इसलिए अप्लाई की जाती है कि योर वोट इज डन एंड दिस इज द फाइनल वोट फॉर यू एंड यू कैन नॉट वोट अगेन, कि आपका वोट हो चुका है, अब आप दोबारा वोट नहीं कर सकते। इंक लगाने का मकसद यह है कि कई लोग क्या करते, फेक आईडी कार्ड लेकर, फेक आइडेंटिटी बनाकर जो लोग मौजूद नहीं रहते उनके नाम पर, उनकी जगह ये लोग आकर वोट कर देते। इसको कहते हैं बोगस वोटिंग। तो बोगस वोटिंग को रोकने के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट करने के लिए क्या किया जाता है? फिंगरप्रिंट पर इंक लगा दी जाती है और उस इंक लगाने, और वो इंक निकलती भी नहीं है। कई लोग होशियारी करते हैं, इंक लगाने के बाद उसको फौरी मिटा देते, लेकिन वो मिटती नहीं। तो ये काम किया जाता है। वोटर, अच्छा, वोटिंग होने के बाद ईवीएम्स को स्ट्रॉन्ग रूम में रखा जाता है। एक जगह होती है, वहां पर उसे कलेक्टर, इलेक्शन ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर, एसपी, इन सब की मौजूदगी में उस रूम में ईवीएम्स को रख के लॉक कर दिया जाता है। उसमें सीसीटीवी लगे हुए होते हैं और जब भी काउंटिंग होगी तो काउंटिंग के दिन ही उस रूम के लॉक को खोला जाता है। समझ में आ रही बात? यानी कि जब तक काउंटिंग डे नहीं आता तब तक वो रूम नहीं खोला जाता है और उसे कड़ी सिक्योरिटी में, इट इज केप्ट इन अ स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी ऑफ द पुलिस। वहां सीसीटीवी कैमरे होते हैं, पुलिस सिक्योरिटी होती है। इस सिक्योरिटी के बीच में ईवीएम्स को रखा जाता है और जब पोलिंग डे के बाद जब काउंटिंग डे आता है, लास्ट स्टेप क्या है? काउंटिंग, काउंटिंग ऑफ वोट्स। ठीक है, तो काउंटिंग के टाइम पर क्या होता है? उस स्ट्रॉन्ग रूम को खोला जाता है एंड देन द ईवीएम्स को एक्टिवेट किया जाता है। उसको ऑपरेट करके वोटों की काउंटिंग शुरू हो जाती है। और ईवीएम्स और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, तो यहाँ पर मैनुअली काम करने की जरूरत नहीं है कि मशीन खुद पार्टी वाइज, कैंडिडेट वाइज जो है वोट्स को सेपरेट करके डेटा दे देती है। तो इस तरह मैक्सिमम सुबह अगर 9 बजे पोलिंग काउंटिंग स्टार्ट होती है तो दोपहर में 12-1 बजे तक पिक्चर क्लियर हो जाती है कि कौन सी पार्टी को कितने सीट मिल रहे हैं और कौन सी पार्टी गवर्नमेंट बना सकती है। और शाम 6 बजे तक पूरी पिक्चर क्लियर हो जाती है। ये बात सबको मालूम हो जाती है कि कौन सी पार्टी को मेजोरिटी सीट्स मिले हैं। अच्छा, काउंटिंग के बाद क्या होता है? काउंटिंग के बाद एक और काम किया जाता है, वो ये होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन के रिजल्ट को एक्सेप्ट करती है एंड दिस इट इज पीपल्स वर्डिक्ट। ये जनता का फैसला है और हमें ये फैसला मंजूर है। अब हो सकता है कि रूलिंग पार्टी इलेक्शन हार जाए और अपोजिशन पार्टी इलेक्शन जीत जाए, उसे मेजोरिटी सीट्स मिल सकती है। तो रूलिंग पार्टी को यह मानना होता है कि दिस इज द डिसीजन ऑफ द पीपल, इट्स अ पीपल्स वर्डिक्ट एंड वी एक्सेप्ट इट। उन्हें मानना होता है। अच्छा, अगर इलेक्शन में बदनवानी यानी कि करप्शन या अनफेयर इलेक्शंस का कोई इंसिडेंट होता है और ऐसा मालूम होता है, ऐसा कोई हमें प्रूफ मिलता है कि इलेक्शन में अनफेयर प्रैक्टिस की गई है, बदनवानी की गई है, सो इन दैट सिचुएशन
the opposition parties or the parties who lost the election, they can approach to the Election Commission of India. वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में अपनी कंप्लेन कर सकते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर ना सुने तो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं. तो ये होता है पूरा कंप्लीट प्रोसेस इलेक्शन का. समझ में आ गई बात आपको. अब इसमें जो मेन टॉपिक है वो है कि गवर्नमेंट जब बनती है, so if any party wins majority seats, then that single party can form the government. हमारे पास टोटल सीट्स कितने हैं? 543. 543. 543 का मेजोरिटी यानी कि मोर देन 50% कितना होता है? नहीं, मेजोरिटी होती है 272. अब अगर 543 को 2 से डिवाइड करेंगे, इफ यू डिवाइड 543 by 2, सो द नंबर इज 270. तो जिस पॉलिटिकल पार्टी को मिनिमम लोकसभा इलेक्शंस में 272 सीट्स मिलते हैं, वो पार्टी सिंगल हैंडेडली गवर्नमेंट बना सकती विदाउट एनी सपोर्ट ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज. लेकिन इन केस लास्ट टाइम जैसे हुआ कि बीजेपी कुड नॉट विन 272 सीट्स, बीजेपी शायद 238 या 240 पर रुक गई. अब बीजेपी फिर भी आज पावर में क्यों है? बिकॉज बीजेपी मेड अलायंस विद द अदर पॉलिटिकल पार्टीज. बीजेपी ने क्या किया? दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलकर क्या बनाया? अलायंस बनाया. इसे हिंदी में कहते हैं गठबंधन करना, है ना, इत्तेहाद करना. तो अलायंस बनाएंगे, 2 or more parties can come together, they can make alliance and they can form the government. अच्छा, अलायंस कब होता है? इलेक्शन के बाद. इलेक्शन से पहले भी कुछ पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ मिलकर इत्तेहाद करके इलेक्शन लड़ते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सुनिए, 2 वर्ड है, कोएलिशन एंड अलायंस. देखिए, अलायंस होता है प्री इलेक्शन. माफ करना, मेरी अभी मैंने आपको थोड़ा सा उल्टा बता दिया. अलायंस क्या होता है? प्री इलेक्शन होता है. इलेक्शन से पहले कुछ पार्टीज क्या करते हैं, वो एक साथ आते हैं, वो एक साथ आकर अपना ग्रुप बनाते हैं, उसको कहते हैं अलायंस. इंडिया में 2 बड़े अलायंस है, मालूम आपको? एक है एनडीए और दूसरा है इंडिया अलायंस. पहले इसका नाम यूबीए था, अब वो इंडिया हो गया. एनडीए इज लेड बाय बीजेपी एंड इंडिया अलायंस इज लेड बाय कांग्रेस पार्टी. ये 2 बड़े ग्रुप ऑफ पार्टीज है हमारे पास. तो ये क्या करते हैं? प्री इलेक्शन, इलेक्शन से पहले ही ग्रुप बनाते हैं और सीट्स को आपस में बांट लेते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं. लेकिन जो अलायंस इलेक्शन के बाद बनता है उसको हम कहते हैं कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं उसे. कोएलिशन गवर्नमेंट मींस व्हेन 2 or more parties come together and forms the government. This is called कोएलिशन गवर्नमेंट. यानी कि जब 2 या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज एक साथ आकर गवर्नमेंट बनाते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? कोएलिशन गवर्नमेंट कहते हैं. तो आज की जो हमारी नेशनल गवर्नमेंट है वो कैसी है? कोएलिशन गवर्नमेंट है. और इस कोएलिशन गवर्नमेंट की मेन पार्टी कौन सी है? बीजेपी. ठीक है, बोलिए क्या है आपका? अरे पावर में आने के लिए तो झगड़ा करेंगे ना. करते ना झगड़ा. पावर में आने के लिए क्या नहीं करते लोग. अरे भाई, ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ते, आपस में नहीं लड़ते ना. इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए अलायंस ऐसा है. इंडिया अलायंस वर्सेस इंडिया नहीं रहता, आपस में नहीं लड़ते, ये एक दूसरे के अगेंस्ट में लड़ते हैं. अच्छा, अब हम बात करेंगे, अलायंस समझ में आ गया, कोएलिशन अलायंस समझ में आया. ओके, अब हम बात करेंगे ईवीएम की. तो ईवीएम क्या है? ईवीएम इज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन. ये होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन.
पहले क्या होता था, बैलेट पेपर पर इलेक्शन लिए जाते थे। बैलेट पेपर क्या होता था, ये सिंपली एक पेपर होता था। इस पेपर पर क्या होता था, इंफॉर्मेशन होती थी, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, नेम ऑफ द कैंडिडेट एंड सिंबल ऑफ द कैंडिडेट, ये बस, ठीक है। यहाँ पर कैंडिडेट का नाम, उसके आगे उसकी निशानी। तो लोग क्या करते थे, लोगों को एक स्टैम्प दिया जाता था। आपने स्वास्तिका का निशान देखे, स्वास्तिका सर्च कीजिए, है ना वो, हाँ शायद देखो ये ऐसा रहता है स्वास्तिका, ये देखिए आपने स्वास्तिका। तो ये स्वास्तिक का निशान दिया जाता था, एक स्टैम्प होता था। तो लोग क्या करते थे, पीपल पुट द स्टैम्प इन फ्रंट ऑफ द नेम ऑफ द कैंडिडेट टू whom they wanted to vote। लोग अपने पसंदीदा कैंडिडेट के निशान पर क्या करते थे, स्टैंप लगाते थे और उस बैलेट पेपर को फोल्ड करके बैलेट बॉक्स में डाल देते। सो बाय पुटिंग स्टैंप ऑन द बैलेट पेपर, द पेपर वाज फोल्डेड एंड देन इट वाज पुट इनटू द बैलेट बॉक्स। उसको बैलेट बॉक्स में डाल दिया जाता था। देर आफ्टर वोट काउंटिंग के दिन क्या होता था, इसकी मैनुअल काउंटिंग होती थी। मैनुअली लोग बैठते थे, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, और बैठकर काउंट करते थे और पार्टी वाइज क्या करते थे, बैलेट पेपर्स को सेपरेट करते थे। पार्टी वाइज सेपरेट करके कौन से पार्टी को कितने वोट मिले फिर वो मैनुअली लिखते थे, ठीक है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, ये मैनुअल वर्क है, इसको काफी टाइम लगता है और इसमें बहुत सारी दुश्वारियां थी। तो आज क्या किया जा रहा है, नाउ डेज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इज यूज्ड, ईवीएम को यूज किया जा रहा है। ईवीएम सिंपली एक मशीन होती है, सेम एज बैलेट पेपर। इस पर भी कैंडिडेट नेम, पार्टी नेम एंड सिंबल इज देयर। हर कैंडिडेट के नाम के आगे उसका पार्टी और पार्टी सिंबल होता है। तो हमें क्या करना है, सिंपली हमें बस उसके नाम के आगे जो बटन है उसको प्रेस करना है, ठीक है। We just have to press the button in front of the name of the candidate to whom we want to vote। हम जिस किसी कैंडिडेट को हम वोट करना चाहते हैं, हमें बस उसके नाम के आगे के बटन को क्या करना है, प्रेस करना है, ठीक। हम जब प्रेस करते हैं तो उस टाइम पर क्या होता है, बीप साउंड आता है। आपने बीप साउंड सुना है ना। तो आफ्टर प्रेसिंग द बटन यू कैन हियर द बीप साउंड, दिस मीन्स योर वोट इज डन। बीप साउंड आया मतलब आपका वोट हो गया। अभी लेकिन क्या हो रहा है, बैलेट, अच्छा ये ईवीएम्स के साथ एक और मशीन को ऐड किया जा रहा है, एंड दैट मशीन इज व्हाट, वीवीपैट। क्या है ये, वीवीपैट। आपने नोट गिनने की मशीन देंगे, कितने लोगों के पास है नोट गिनने की मशीन? अच्छा, नोट गिनने की मशीन में तो पैसे वाले लोग आए, अच्छी बात। ऐसा अल्लाह हमको भी तौफीक दे, हमारे पास भी नोट गिनने की मशीन हम लेके आना। हमारे पास नोट टच नहीं है तो हम मशीन कैसे खुलेंगे, ऑनलाइन है, ऑनलाइन। बाय द वे, तो नोट गिनने की मशीन जैसी आती ना छोटी सी, उतनी छोटी एक मशीन होती है एक और, उसे हम कहते हैं वीवीपैट। अब ये वीवीपैट इज कनेक्टेड टू द ईवीएम। इसमें क्या होता है, व्हेन यू प्रेस द बटन, सो ऑन द स्क्रीन ऑफ द वीवीपैट यू कैन सी द नेम एंड सिंबल ऑफ योर कैंडिडेट। उसकी स्क्रीन पर आप देख सकते हो कि आपका वोट आपके कैंडिडेट को मिला है या नहीं मिला है। अगर मैंने कांग्रेस की कैंडिडेट को वोट दिया तो मैं वीवीपैट पर स्क्रीन पर देख पाऊंगा कि हाँ मेरा वोट जो है कांग्रेस को मिला है, और एक छोटी रिसीप्ट उसमें से निकलती है। आपने देखा, अब जब बिल निकालता है कोई दुकानदार तो छोटी रिसीप्ट कैसे निकलती है बिल की, उसी तरह की एक छोटी रिसीप्ट निकलती है उसमें से और उसमें जमा हो जाती है। तो ये क्यों किया गया, इट इज मेड टू मेक दी इलेक्शंस ट्रांसपेरेंट। इसको वीवीपैट को ईवीएम से इसलिए जोड़ा गया कि इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट किया जाए, क्योंकि there are many complaints received by the election commission about the corruption and malpractice in the election। इलेक्शन में बदउनवानी के इलेक्शन कमीशन को बहुत सारी शिकायत मिली है,
लोगों ने कहा कि ईवीएम इज हैक्ड, वी आर वोटिंग टू कांग्रेस एंड आवर वोट इज गोइंग टू बीजेपी। हम वोट तो कांग्रेस को कर रहे हैं, लेकिन हमारा वोट किसको जा रहा है? बीजेपी को जा रहा है। तो इन कंप्लेंट्स को सुधारने के लिए या इन कंप्लेंट्स को समझाने के लिए लोगों को अब वीवीपैट को लाया गया है। तो वोट करने के बाद आप वीवीपैट में इजीली ये देख सकते हो कि इधर योर वोट इज प्रॉपरली गिवन टू द कैंडिडेट यू वांटेड टू वोट। क्या आपका वोट उसी कैंडिडेट को मिला है जिसे आप वाकई में वोट करना चाहते थे? तो ये होता है इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वीवीपैट। अभी देखिए हमारे पास क्या है, इलेक्शन को कंडक्ट करने में बहुत सारे चैलेंजेस है ना, देयर आर मेनी चैलेंजेस। तो चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, राइट? इसको थोड़ा सा मैं रफ कर देता हूं। देखिए, नाउ देयर आर मेनी चैलेंजेस फॉर द फ्री एंड फेयर इलेक्शन। चलो आप बताओ पहला चैलेंज क्या हो सकता है? बोलिए चैलेंजेस फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, राइट? चलिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में सबसे बड़े चैलेंज कौन से हैं? रिश्वत देना। सबसे पहला है करप्शन, राइट? यू आर राइट कि करप्शन इज द मेजर चैलेंज, राइट? करप्शन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। सी द कैंडिडेट्स एंड द पॉलिटिकल पार्टीज आर गिविंग मनी, ब्राइब टू द वोटर्स। लोगों को रिश्वत दे रहे हैं वोट डालने के लिए। तो ये एक बड़ा चैलेंज है, इसको कंट्रोल करना जरूरी है। सेकेंड है द स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स who have money and muscle power, they are giving threats to the voters। वो वोटर्स को धमकियां देते हैं कि हमें वोट नहीं करोगे तो फिर हम तुमको फला कर देंगे, ऐसा कर देंगे। ये भी एक इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए बड़ा चैलेंज है। अतः एक और चैलेंज है हमारे पास, वो ये है कि मिसयूज ऑफ मनी तो हमने देखा, मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट पावर्स ऐसा देखने में आया है ना, मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट पावर्स। जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है वो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स क्या करते हैं, अपने पावर्स का मिसयूज करते हैं। कैसे? it is that they may control the police, they may control the local election officer, they may control the polling booth agents and the employees who are working on the day of election। जो लोग इलेक्शन के दिन काम करते हैं, पोलिंग बूथ पर होते हैं, उनको शायद कंट्रोल किया जाता होगा। एंड दे आल्सो कंट्रोल द मीडिया, वो मीडिया भी कंट्रोल करते हैं। तो ये मिसयूज करते हैं पावर का, गवर्नमेंट पावर्स का, पुलिस को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही हैं, दे आर गिविंग टिकट्स टू द कैंडिडेट्स ऑफ क्रिमिनल बैकग्राउंड। जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो मुजरिम पेश अफराद होते हैं, ऐसे लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रहे हैं, पार्टी टिकट्स दे रहे हैं। अभी कई एग्जाम्पल है। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, शी वॉज एक्यूज्ड इन दी मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट। वो मालेगांव बॉम्ब ब्लास्ट में एक्यूज थी। शी फेस द चार्ज ऑफ टेररिज्म, दहशतगर्दी का उस पर इल्जाम था, लेकिन बीजेपी ने उसको टिकट दिया मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा का, और वो बन गई। इवन तो हमारे पास आज ऐसे कई लीडर्स हैं जो देश के बड़े बड़े ओहदों पर हैं, उन पर सीवियर चार्जेस लगे थे, क्रिमिनल चार्जेस, सीवियर दंगों के चार्जेस थे, मजहब के नाम पर नफरत फैलाना, दंगे फैलाने के चार्जेस थे, मर्डर के चार्जेस, रेप के चार्जेस, दहशतगर्दी के चार्जेस। इन सारे चार्जेस के होने के बाद भी पॉलिटिकल पार्टीज ने ऐसे क्रिमिनल्स को टिकट दिया। न सिर्फ टिकट दिया बल्कि इनको जीत के आने के बाद इन्होंने मिनिस्टर बनाए, चीफ मिनिस्टर बनाए, प्राइम मिनिस्टर भी बनाए।
अगर ऐसा होगा तो फिर हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कर सकते। हमारी पॉलिटिक्स में फिर लोगों का जो इंटरफेयर होगा, है ना, पीपल्स इंटरफेयर इन द पॉलिटिक्स एंड पीपल्स विल, लोगों की जो इच्छा है, लोगों की जो ख्वाहिश है, उसको दबा दिया जाएगा। क्योंकि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमारे देश के लीडर ऐसे लोग बने जिन पर दहशतगर्दी के चार्जेस लगे थे। हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि हमारे देश के लीडर वो लोग बने जिस पर रेप के चार्जेस थे, जिस पर मर्डर के चार्जेस थे, दंगे कराने के चार्जेस थे। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी ऐसा करती है, जिसकी वजह से हमारे इलेक्शंस को काफी नुकसान हो रहा है। अच्छा, एक और चैलेंज है कि इलेक्शन में कई बार हमने देखा है कि वायलेंस हुआ है। वायलेंस, अभी रिसेंटली बंगाल इलेक्शन, वायलेंस यानी कि तशद्दुद। अभी देखिए बंगाल के जो इलेक्शन हुए, ऐसे मीडिया ने कई रिपोर्ट्स दिए हैं दैट ड्यूरिंग द इलेक्शन एंड आफ्टर द इलेक्शन मेनी वायलेंट इंसिडेंट्स हैपन इन वेस्ट बंगाल। इलेक्शन के दौरान भी, इलेक्शन के बाद भी मगरबी बंगाल में तशद्दुद के कई वाकयात पेश आए। तो ये वायलेंस करके, मारपीट करके, दंगे करके, डरा कर, धमका कर लोगों से वोट लेने की कोशिश की जाती है। एंड दिस इज अ मेजर चैलेंज फॉर द इलेक्शन, फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। एक और चीज होती है कि पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं, वो ग्राउंड लेवल के एलिगेशंस करते हैं एक दूसरे पर। ग्राउंड लेवल के एलिगेशंस करते हैं, है ना। वो पावर में आने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। आपने शायद वो नायक फिल्म देखा होगा अनिल कपूर का। पुलिस ऑफिसर कॉल करके बोलता है कि सर यहाँ पर दंगे हो रहे हैं, लोग भड़क रहे हैं और स्टूडेंट है और वो ड्राइवर्स की संगठन है। तो उन्हें बोलता बसें जलती है, जलने दो, लोग मरते मरने दो, वो मेरे पार्टी के वर्कर्स हैं, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। तो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स क्या करते हैं, वो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। दे ग्राउंड लेवल एलिगेशंस करते हैं। तो ये भी हमारे फ्री एंड फेयर इलेक्शन को काफी बड़ा चैलेंज है। और इन चैलेंजेस के साथ क्या है, फिर हमको क्या करना पड़ेगा, इलेक्टोरल रिफॉर्म करना पड़ेगा। भाई मसले तो है, लेकिन इन मसलों को खत्म भी तो करना पड़ेगा। तो व्हाट इज टू बी डन, हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करने होंगे, इंतखाबी इस्लाहात। क्या करने होंगे, इंतखाबी इस्लाहात। ठीक है, तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या किए जा सकते हैं। देखिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में पहला काम ये किया जा सकता है कि योर 50% ऑफ द सीट्स कैन बी गिवन टू दी वीमेन। औरतों को 50% सीट्स दिए जा सकते हैं। ऐसा क्यों करना चाहिए, बिकॉज द वीमेन रिप्रेजेंटेशन इन लोकसभा इज वेरी लो एंड द प्रॉब्लम्स ऑफ द वीमेन आर स्टिल अनसॉल्व्ड। So that's why the women to be given reservation in the लोकसभा। खवातीन के लिए सीटों को लोकसभा में क्या किया जाए, रिजर्व किया जाए, यानी कि महफूज किया जाए। अभी रिसेंटली इस पर काम हो ही रहा है। 131 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया था, वो पास नहीं हो सका और शायद फ्यूचर में आ भी जाएगा। और अगर वो पास हो जाएगा तो फिर 33% जो सीट्स होंगे वो खवातीन को लोकसभा में रिजर्व कर दिए जाएंगे। अच्छा, दूसरा जो रिफॉर्म है वो क्या है, दूसरा रिफॉर्म ये है जी, दूसरा रिफॉर्म ये है, दूसरा रिफॉर्म ये है कि यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या करना चाहिए, दे शुड नॉट गिव पार्टी टिकट्स टू द क्रिमिनल्स। पॉलिटिकल पार्टीज ने क्रिमिनल्स को टिकट नहीं देना चाहिए। पार्टीज को ऐसे क्रिमिनल लोगों को टिकट नहीं देना। एक और रिफॉर्म किया जा सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज शुड टेक केयर। अच्छा, एक्सपेंसेस जो होते हैं, है ना, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना चाहिए। एक्सपेंसेस टू बी कंट्रोल बाय द इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन आपको मालूम है, लोकसभा इलेक्शन में कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से a candidate cannot spend more than 25 लाख रुपीस। इलेक्शन कैंपेन में एक कैंडिडेट 25 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च
नहीं कर सकता है। समझ में नहीं बात। लेकिन रियलिटी क्या है मालूम आपको? रियलिटी ये है कि इलेक्शन कैंपेन में आज लोकसभा के इलेक्शंस के लिए आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरा अंदाजा है ये, कम से कम मिनिमम 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। मिनिमम 25 लाख की लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से। लेकिन कैंडिडेट्स कितने स्पेंड करते हैं? 25 करोड़ रुपीस मिनिमम। और वो हिसाब क्या करते हैं? इलेक्शन कमीशन को नहीं देते। एक और चीज है कोड ऑफ कंडक्ट की कि जो भी एक्सपेंसेस किए जाएंगे उसका पूरा हिसाब इलेक्शन कमीशन को दिया जाना चाहिए, कंपलसरी है। कि मतलब कितने पोस्टर्स बनाए हैं, कितने बैनर्स बनाए हैं, कितने प्रोग्राम्स किए हैं, कितने लोगों को चाय पिलाई है, इतने ये हाँ देना होता है। तो जितने भी खर्च किए जाते हैं उसके बिल्स और उसका पूरी एक रिपोर्ट बनाकर इलेक्शन कमीशन को देनी होती है इलेक्शन के बाद। और वो खर्च जो होता है, जो एक्सपेंसेस होते हैं, वो 25 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होने चाहिए। लेकिन रियलिटी ऐसी है क्या? रियलिटी इज डिफरेंट। तो इलेक्शन कमीशन को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना चाहिए। अच्छा, एक और चीज है इसके अंदर, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन को आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है लेकिन एनसीईआरटी में ये पॉइंट है कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम को शुरू करना चाहिए। यानी जो लीडर्स, जो रिप्रेजेंटेटिव अच्छा काम करेंगे उनको क्या दिया जाए? रिवॉर्ड दिया जाए। और जो रिप्रेजेंटेटिव अच्छा काम नहीं कर रहे हैं उनको क्या किया जाए? पनिश किया जाए। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है लेकिन ऐसा एक सजेशन पब्लिक की तरफ से आया। तो ये था हमारा चैप्टर। और बैलेट बॉक्स, ईवीएम। अच्छा, ईवीएम के बारे में एक बात आपको बता दूं कि ईवीएम पर कैंडिडेट्स के नाम तो रहते, ठीक है। मान लो ये हमारा ईवीएम है लेकिन लास्ट में क्या रहता? नोटा रहता। क्या रहता? नोटा। नोटा मतलब नन ऑफ दी अबो। यानी कि अगर आपको इन कैंडिडेट्स में से एक भी पसंद नहीं आ रहा है तो फिर आप क्या करेंगे? नोटा का बटन प्रेस करेंगे, बोलेंगे कि मुझे इसमें से एक भी पसंद नहीं है। हो सकता है ना कि भाई हमारे पास 25 कैंडिडेट हो और उन 25 कैंडिडेट में से हमें एक भी पसंद नहीं आ रहा है। और जब हमें 25 में से एक भी पसंद नहीं आ रहा तो फिर हम किसको पसंद करेंगे? ऑप्शन होना चाहिए ना। तो यहाँ पर ऑप्शन है नोटा। तो नोटा के हिसाब से मतलब हमें ऊपर का एक भी कैंडिडेट पसंद नहीं है। आपको मालूम है इंडिया में जब पहली मर्तबा इलेक्शन हुए थे, कब हुए थे? 1952. लोकसभा इलेक्शंस इन इंडिया were conducted in the year 1951 and 52. इन इलेक्शंस में बैलेट बॉक्सेस को यूज किया गया था। ईवीएम तो थे ही नहीं। ईवीएम 1990s में आए, 1990 के दौर में ईवीएम को लाया गया। लेकिन उससे पहले क्या होता था? बैलेट बॉक्सेस यूज किए जाते थे। लेकिन 1951-52 पहले लोकसभा इलेक्शन में क्या किया गया? बैलेट बॉक्सेस बनाए गए। यहाँ पर अपने पास पहले वोटर्स लिस्ट नहीं थी। पहला इलेक्शन था, इलेक्शन कमीशन तैयार नहीं था, वोटर्स लिस्ट नहीं थी। इसलिए क्या किया गया? और इलिटरेसी का रेशो भी ज्यादा था। लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उन्हें पढ़ना नहीं आता था, कैंडिडेट का नाम नहीं पढ़ सकते थे, पार्टी का नाम नहीं पढ़ सकते थे। आखिरी टॉपिक है, मैं अभी खत्म कर रहा हूं 2 मिनट में। तो क्या होता था? इसमें बैलेट बॉक्सेस बनाए गए, स्टील बॉक्सेस, मेटल बॉक्सेस, लोहे के, स्टील के क्या बनाए गए? बड़े बड़े बॉक्स बनाए गए। और उन बॉक्सेस पर पर्टिकुलर पार्टीज के नाम को और सिंबल को पेस्ट कर दिया गया। पार्टी के नाम को ही लिख दिया गया। हाँ, ये बॉक्स कांग्रेस का, ये बॉक्स बीजेपी का, ये बॉक्स कम्युनिस्ट पार्टी का। अब लोगों को एक सादा पेपर दे दिए और उनको एक स्टैम्प दे दिए। बोले कि सारे पेपर पे क्या करो? स्टैम्प लगाओ और जिस पार्टी को आपको वोट देना है उस पार्टी के बॉक्स में उस चिट्ठी को डाल दो। मान लो कि 4 बॉक्सेस हैं, मुझे एक पेपर मिला तो मैंने क्या किया? सादे पेपर पे स्टैम्प लगाया और फोल्ड करके मैंने कांग्रेस पार्टी का जो बॉक्स था उसके अंदर डाल दिया। तो इसका ये इस बात का सबूत है कि इलेक्शन अनपढ़ लोगों के लिए भी है।
अगर लोगों को पढ़ना नहीं भी आता है तब भी वो इलेक्शन में वोट कर सकते हैं। तो डिफिकल्ट कंडीशंस में हमारा पहला इलेक्शन हुआ था और हमारे भारत के सबसे पहले वोटर का नाम क्या है मालूम आपको? श्याम सुंदर नेगी। ही वॉज फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। श्याम सुंदर नेगी हमारे भारत के पहले वोटर है। श्याम शरण श्याम शरण नेगी, सॉरी श्याम शरण नेगी, इन्होंने सबसे पहले वोट किया था। चलिए, तो ये चैप्टर हमारा आज खत्म होता है। ये चैप्टर हमारा खत्म होता है, ठीक है। और इस चैप्टर के डाउट्स वगैरह कुछ रहेंगे तो हम अगले लेक्चर में लेंगे। चलिए, शुक्रिया।